हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 11 बज चुके थे। लाहौर के पुराने मोहल्ले में, जहाँ सड़कें अभी भी पुरानी ईंटों से बनी थीं और हवा में कभी कभी बारिश की नमी घुली रहती थी, सारा घर सोया हुआ था। सिर्फ एक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर फरहान बैठा था, लैपटॉप पर कुछ फाइलें खोले। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग तेज़ी से चल रहा था। अगले दिन उसकी कंपनी का बड़ा प्रेजेंटेशन था। अगर ये डील पक्की हो गई तो शायद वो अपनी माँ की वो पुरानी दुकान बचा लेगा जो अब बंद होने की कगार पर थी। फरहान की माँ बेगम नूरजहाँ बगल वाले कमरे में लेटी थीं। उम्र 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी तेज़ थी, खासकर उन बातों की जो उन्हें चुभती थीं। उनके बेटे की शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। बहू आयशा, जो उनके लिए हमेशा बहू ही रही, कभी नाम लेकर नहीं बुलाई जाती थी। आयशा उन दिनों अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से अपने मायके चली गई थी, सिर्फ 3 दिन के लिए, लेकिन घर में वो 3 दिन भी जैसे साल भर के लग रहे थे। अगली सुबह जब फरहान ऑफिस के लिए निकला, बेगम नूरजहाँ ने फ़ोन उठाया, उनकी सहेली रुकैया को। अरे रुकैया, सुन तो सही, बहू तो गई 3 दिन के लिए मायके, लेकिन लगता है अब वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। फरहान को भी कुछ पता नहीं। मैंने पूछा तो बोला, अम्मी, आयशा की माँ बीमार है, थोड़ा रुक जाएगी। लेकिन मुझे तो शक हो रहा है। रुकैया ने दूसरी तरफ से हल्का सा हंसकर कहा, नूरजहाँ, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। शादी होते ही मायके की याद सताने लगती है। तुम चुपचाप देखती रहो। उस दिन दोपहर तक बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। कोई कह रहा था कि आयशा ने फरहान से झगड़ा किया है। कोई कह रहा था कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर गई है। एक पड़ोसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहू का कोई पुराना दोस्त मायके में रहता है, इसी वजह से बार बार जाती है। फरहान जब शाम को घर लौटा तो माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। उसकी माँ ने चाय रखते हुए कहा, बेटा, आयशा का फ़ोन आया था? नहीं अम्मी, उसने मैसेज किया था कि माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं, डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। नूरजहाँ ने होंठ सिकोड़कर कहा, आराम? हम यहाँ अकेले पड़े हैं, दुकान का किराया आने वाला है, तू दिन भर ऑफिस में, मैं अकेली, बहू को क्या फ़र्क पड़ता है? फरहान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि आयशा ने शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी, सिर्फ इसलिए कि घर संभाल सके, लेकिन उसकी माँ को ये बात कभी पसंद नहीं आई थी। दूसरे दिन सुबह जब फरहान नाश्ता कर रहा था, पड़ोस की अंकल की बीवी आई, हाथ में कुछ मिठाई का डिब्बा, लेकिन नज़रें चमक रही थीं। फरहान भाई, आयशा बेटी कब आ रही है? सुना है वो मायके में बहुत खुश है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? फरहान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जलन सी होने लगी। वो आयशा को बहुत चाहता था। शादी से पहले वो दोनों कॉलेज के दिनों से जानते थे। आयशा हमेशा हंसमुख, समझदार और थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन शादी के बाद घर का माहौल उसे धीरे धीरे बदल रहा था। उसी शाम आयशा का मैसेज आया, फरहान, माँ की हालत थोड़ी बेहतर है, कल शाम तक लौट आऊँगी, तुम ठीक हो ना? फरहान ने जवाब लिखा, हाँ, बस जल्दी आ जाना, अम्मी पूछ रही हैं। लेकिन वो मैसेज पड़ोस की एक लड़की ने देख लिया था, जो फरहान के फ़ोन पर झांक रही थी जब वो चार्ज पर रखा था। अगले कुछ घंटों में अफवाह और तेज़ हो गई। बहू ने मैसेज में लिखा है कि वो अब नहीं लौटना चाहती, फरहान को अकेला छोड़कर मायके में रहना चाहती है। रात को जब आयशा घर पहुंची तो दरवाज़ा खुलते ही नूरजहाँ की आवाज़ आई, आ गई महारानी, 3 दिन में क्या क्या हो गया होगा मायके में? आयशा ने थकान भरी मुस्कान दी, अम्मी जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर, हर बार डॉक्टर, नूरजहाँ ने बीच में ही टोक दिया। घर में तो हम मर भी जाएं तो कोई पूछने नहीं आएगा। फरहान चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसने आयशा को देखा, उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। फरहान को अचानक याद आया कि शादी के बाद आयशा ने कितनी बार अपनी जॉब की बात छेड़ी थी। वो एक छोटी सी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चलाती थी, लेकिन नूरजहाँ ने कहा था कि बहू का काम घर है, बाहर का नहीं। रात को दोनों कमरे में अकेले थे। आयशा ने धीरे से पूछा, फरहान,
मोहल्ले में लोग क्या कह रहे हैं? फरहान ने झूठ बोला। कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कब आई। लेकिन आयशा को पता चल चुका था। उसकी सहेली ने फ़ोन पर बताया था कि पूरे मोहल्ले में उसकी इज्जत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि वो फरहान को छोड़कर किसी और से बात करती है। कोई कह रहा था कि शादी के बाद उसने फरहान की माँ को ताने मारे थे। अगले कुछ दिन और मुश्किल हो गए। नूरजहां अब खुलकर बोलने लगी थी। बहू, तू मायके गई थी तो यहाँ दुकान का हिसाब कौन देखता? फरहान रात को देर से आता है, मैं अकेली क्या करूँ? आयशा चुपचाप काम करती, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। फरहान भी ऑफिस के प्रेशर में था। एक दिन उसने आयशा से कहा, आयशा, अम्मी थोड़ी पुरानी सोच की हैं, तुम एडजस्ट कर लो। आयशा ने पहली बार जवाब दिया, फरहान, एडजस्ट करने के नाम पर रोज़ अपमान सहना पड़ रहा है। मोहल्ले में लोग मेरी पीठ पीछे क्या कहते हैं तुम्हें पता है? फरहान चुप हो गया। वो जानता था, लेकिन डरता था कि अगर उसने माँ का विरोध किया तो घर टूट जाएगा। फिर एक दिन वो घटना हो गई जिसने सब बदल दिया। फरहान की कंपनी में एक सहकर्मी लड़की सारा, जो पुरानी दोस्त भी थी, उसने फरहान को एक पुराना फ़ोटो भेजा। वो दोनों कॉलेज टाइम का था, जब फरहान और सारा एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। फ़ोटो में दोनों हंस रहे थे। सारा फरहान के कंधे पर हाथ रखे थी। सारा ने कैप्शन लिखा, याद है ये दिन, अगली मीटिंग में याद दिलाना। ये मैसेज गलती से आयशा के फ़ोन पर आ गया, क्योंकि फरहान ने दोनों फ़ोन एक साथ चार्ज पर रखे थे और नोटिफिकेशन शेयर हो गया। आयशा ने फ़ोटो देखा, उसका दिल धड़कने लगा। जलन नहीं, डर लगा, क्योंकि उसी शाम नूरजहां ने मोहल्ले की कुछ औरतों के सामने कह दिया था, मेरी बहू को शक है कि फरहान किसी और से बात करता है, इसलिए वो बार बार मायके भागती है। अब आयशा के पास वो फ़ोटो था। वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह जब फरहान उठा तो आयशा ने शांत लेकिन कांपती आवाज़ में पूछा, ये फ़ोटो क्या है? फरहान ने देखा और हंस दिया, अरे ये पुरानी है, सारा मेरी टीम में है, बस प्रोजेक्ट का था। लेकिन आयशा की आंखों में आंसू थे। फरहान, पूरे मोहल्ले में लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारे पास ये फ़ोटो है। अगर मैंने ये किसी को दिखा दिया तो क्या होगा? फरहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आयशा, तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। उसी दिन दोपहर को नूरजहां ने आयशा को बुलाया। बहू, मैंने सुना है कि तू फरहान पर शक करती है। कोई पुरानी दोस्त का मैसेज आया है क्या? आयशा ने चुप रहना चाहा, लेकिन इस बार वो नहीं रुक सकी। अम्मी जी, मोहल्ले में मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है और आप लोग चुप हैं। नूरजहां ने तीखे स्वर में कहा, इज्जत? इज्जत तो तू खुद खराब कर रही है। 3 दिन मायके रहकर आई, अब शक करने लगी है। फरहान वहाँ आ गया। उसने देखा कि आयशा रो रही है। उस पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेता रहा था, लेकिन आज आयशा की आंखों में वो दर्द देखकर उसका दिल टूट गया। शाम को फरहान ने फैसला किया। उसने अपनी माँ को बुलाया और शांत स्वर में कहा, अम्मी, आयशा मेरी बीवी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर मोहल्ले में अफवाहें फैल रही हैं तो हमें उन्हें रोकना चाहिए, न कि बढ़ाना। नूरजहां हैरान रह गईं। तू अपनी माँ से इस तरह? अम्मी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आयशा की इज्जत भी मेरी इज्जत है। वो शादी के बाद से घर संभाल रही है, अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन हमने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया। आयशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंसू रुक गए थे। फरहान की ये बातें सुनकर उसे लगा कि शायद अब कुछ बदल सकता है। अगले दिन फरहान ने मोहल्ले की कुछ बुजुर्गों को बुलाया। सारा को भी फ़ोन करके बुलाया ताकि वो खुद सबको समझा सके। सारा आई और साफ साफ बताया कि वो फ़ोटो सिर्फ पुराना दोस्ती का था, कुछ और नहीं। नूरजहां पहले तो नाराज़ थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा आयशा के साथ खड़ा है तो धीरे धीरे उनका नज़रिया बदलने लगा। उन्होंने आयशा से माफ़ी मांगी नहीं, लेकिन पहली बार नाम लेकर बुलाया, आयशा बेटी, चाय बना दे। फरहान ने आयशा को अलग ले जाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब से हम साथ मिलकर घर चलाएंगे, अम्मी को भी समझ आ जाएगा। आयशा ने फरहान का हाथ पकड़ा। फरहान, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी। प्यार तो तुम देते हो, लेकिन जब लोग गलत बातें फैलाते हैं तो दर्द होता है। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल बदल चुका था। नूरजहां अब आयशा को पहले जैसा ताना नहीं मारती थी। वो धीरे धीरे समझ रही थी कि बहू को सिर्फ काम नहीं, सम्मान भी चाहिए।
फरहान की कंपनी की डील भी पक्की हो गई और उन्होंने पुरानी दुकान को फिर से शुरू करने का प्लान बनाया। आयशा ने भी अपनी ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू कर दी, लेकिन इस बार घर वालों की सहमति से। एक शाम जब तीनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे, नूरजहां ने अचानक कहा, आयशा, वो दिन याद है जब तू मायके गई थी? मैंने बहुत गलत बातें सोचीं, अफवाहों पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर देना बेटी। आयशा की आंखें नम हो गईं। अम्मी जी, अब वो सब बीत गया, अब हम साथ हैं। फरहान ने दोनों को देखा और मुस्कुराया। उसने समझ लिया था कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, सम्मान और विश्वास से भी चलते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मोहल्ले में जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, उन्हें भी सच का पता चल गया। एक एक करके उन्होंने अपनी गलती मानी। रुकैया अंकल ने तो खुद आकर कहा, नूरजहां, हमने बिना सोचे समझे बातें फैला दी, माफ़ कर दो। घर में अब हंसी की आवाज़ें आने लगी थीं। आयशा और फरहान साथ में दुकान का काम भी देखने लगे। नूरजहां अब आयशा को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान और विश्वास। अफवाहों पर यकीन करने से पहले सच जानना चाहिए। अगर हम अपने अपनों की इज्जत का ख्याल रखें तो छोटी छोटी बातें भी बड़े टूटने से बच जाती हैं। गलती करने वाले को माफ़ करना और खुद में बदलाव लाना, यही असली ताकत है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दुनिया भर में चाइल्ड ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन का उभरना डिजिटल सेफ्टी और पेरेंटिंग के लिए कितना संगीन चैलेंज है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने बच्चों की ज़िंदगी को बदल दिया है। स्कूल, दोस्त और मनोरंजन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इसके साथ एक भयानक अंधेरा भी उभर आया है, चाइल्ड ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन। ये सिर्फ कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल CSAM और नॉन कंसेंशुअल इमेज शेयरिंग जैसे क्राइम्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह डिजिटल सेफ्टी के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि ना सरकारें ना पेरेंट्स उसके साथ कदम मिला पा रहे हैं। इस लेख में हम इस उभरने के कारणों, प्रभावों, चैलेंजेस और समाधानों पर विचार करेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि चाइल्ड ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन क्या है। ये वो वक्त है जब कोई व्यक्ति बच्चों को इंटरनेट के ज़रिए सेक्सुअल तौर पर शोषित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और गेमिंग ऐप्स जैसे रोब्लॉक्स या फोर्टनाइट पर ग्रूमिंग होता है। एक आदमी बच्चे से दोस्त बनकर बात शुरू करता है, फिर ट्रस्ट बनाता है और धीरे धीरे सेक्सुअल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मांगता है। अगर बच्चा माना करे तो ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। ये सेक्सटॉर्शन कहलाता है। अब AI टेक्नोलॉजी ने इसको और ख़तरनाक बना दिया है। AI से फेक वीडियोज़ और इमेजेस बनाए जा रहे हैं जो असली लगते हैं। दुनिया भर के अंकड़े इस उभरने की तस्वीर साफ करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन NCMEC के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीने में ऑनलाइन एंटाइसमेंट के रिपोर्ट्स 292,981 से बढ़कर 518 और 720 हो गए। AI जनरेटेड CSAM में एक और 325% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 2023 से 2024 तक रिपोर्ट्स 6,735 से 4,17,19 तक पहुंच गए। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन IWF ने 2025 में 3,440 AI वीडियोस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पकड़े, जो पिछले साल के 13 से 26 302% ज़्यादा हैं। चाइल्ड लाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 300 मिलियन बच्चे, यानी 1 में से 8 बच्चे, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इमेजेस और वीडियोस का शिकार होते हैं। एक और अध्ययन कहती है कि 1 इन 12 बच्चों 8% को ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। इन होप नेटवर्क ने 2024 में 2.5 मिलियन CSAM रिपोर्ट्स पाए, जो पिछले साल से 218% ज़्यादा थे। फाइनेंशियल सेक्सटॉर्शन में लड़कों की संख्या 88% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े सिर्फ अमेरिका या यूरोप के नहीं, अफ्रीका, एशिया सब जगह फैल रहे हैं। इंडिया में भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा में ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस उभरने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा है स्मार्टफोन्स और हाई स्पीड इंटरनेट का आसानी से मिलना। बच्चे अब 8-10 साल की उम्र से ही इंटरनेट पर हैं।
पेरेंट्स को लगता है कि घर में ही सेफ हैं, लेकिन असल में दुनिया भर के प्रेडेटर्स उनके कमरे तक पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स बच्चों को एडिक्टिव कंटेंट दिखाते हैं जो उन्हें वल्नरेबल बनाते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले ऐप्स जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रूमिंग छुप जाता है। एआई टूल्स अब किसी को भी प्रोफेशनल क्वालिटी के फेक CSM बनाने की ताकत दे रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी ग्रूमिंग सिर्फ 45 मिनट में शुरू हो सकता है और कभी कभी 19 सेकंड में कोअर्शन तक पहुंच जाता है। पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन टाइम बढ़ा तो क्राइम्स भी बढ़े। अब तक ट्रेडिशनल पुलिस मेथड्स इस तेज़ी से नहीं पकड़ पा रहे। इस एक्सप्लॉयटेशन का प्रभाव बच्चों पर बहुत गहरा और लंबी मुद्दात का होता है। एक बार शिकार होने के बाद बच्चा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम और PTSD का शिकार हो जाता है। कई केसेस में सुसाइड तक हो जाते हैं। स्टडीज़ दिखाते हैं कि विक्टिम्स स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते, दोस्त से दूर हो जाते हैं और फैमिली से भी छुपाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स, करियर और मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देता है। पेरेंट्स के लिए ये और भी दर्दनाक होता है क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए का एहसास उन्हें टूट देता है। फैमिली में ट्रस्ट टूट जाता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं और कभी कभी लीगल केसेस भी शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि डिजिटल सेफ्टी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट्स लॉज बना रहे हैं जैसे EU का डिजिटल सर्विसेज एक्ट या अमेरिका का रिपोर्ट एक्ट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। टेक कंपनीज CSM रिपोर्ट करने में स्लो हैं और कभी कभी रिपोर्टिंग कम कर देते हैं ताकि उनकी इमेज खराब ना हो। AI के आने से कंटेंट डिटेक्शन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि फेक इमेजेस असली से अलग नहीं दिखते। एन्क्रिप्शन प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है लेकिन क्रिमिनल्स को भी छुपाता है। ग्लोबल कोऑपरेशन की कमी है। एक देश में बनाया कंटेंट दूसरे देश के सर्वर्स पर होस्ट हो सकता है। रिजल्ट ये कि हर सेकंड 2 CSM इमेजेस शेयर हो रहे हैं दुनिया भर में। पेरेंटिंग के लिए तो ये सबसे बड़ा संगीन चैलेंज है। आज के पेरेंट्स को डबल बर्डन सहा करना पड़ रहा है, ऑफिस का काम और घर का। बच्चों के ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करना मुश्किल है क्योंकि वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि सीक्रेट ऐप्स यूज़ करते हैं या इनकॉग्निटो मोड में छुप जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स को टेक का ज्ञान ही कम है। वो नहीं जानते कि पेरेंटल कंट्रोल्स कैसे सेट करें या रेड फ्लैग्स क्या हैं, जैसे सडन सिक्रेटिव बिहेवियर, ज़्यादा स्क्रीन टाइम या इमोशनल चेंजेस। ओपन कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे प्राइवेसी का नाम लेकर बात नहीं करते। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएं तो बच्चा और छुपने लगता है। स्टडीज़ दिखाते हैं कि सिर्फ 31% विक्टिम्स ग्रूमिंग को पहचानते हैं शुरू में। पेरेंट्स को ये भी सोचना पड़ता है कि मॉनिटरिंग प्राइवेसी वायोलेशन तो नहीं है। बिजी लाइफ में वर्कशॉप्स अटेंड करना या लेटेस्ट ऐप्स सीखना टाइम कंज्यूमिंग है। फिर भी कुछ समाधान हैं जो इस चैलेंज को कम कर सकते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस। स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स शुरू होने चाहिए जहां बच्चों को सेफ इंटरनेट यूज़ सिखाया जाए। स्ट्रेंजर डेंजर ऑनलाइन भी अप्लाई होता है। पेरेंट्स को रेगुलर फैमिली मीटिंग्स करनी चाहिए जहां ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं बिना जजमेंट के। टेक कंपनीज़ को सेफ्टी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट प्राइवेट अकाउंट्स, एज वेरिफिकेशन और AI डिटेक्शन टूल्स। गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट लॉज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए, जैसे इंटरपोल और यूनिसेफ के डिसरप्टिंग हार्म प्रोजेक्ट। ऐप्स में बिल्ट इन रिपोर्टिंग बटन्स और क्विक हेल्पलाइंस होने चाहिए। इंडिया में भी चाइल्ड लाइन तंत्र 98 जैसे सर्विसेज को ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण स्टेप है पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का इस्तेमाल, जैसे गूगल फैमिली लिंक, एप्पल स्क्रीन टाइम या कुस्टोडियो। लेकिन ये टूल्स सिर्फ मदद करते हैं, असली रक्षा कम्युनिकेशन से आती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए ताकि वो कोई प्रॉब्लम होने पर पहले उन्हीं से बात करें। मीडिया कैंपेन्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से अवेयरनेस फैले जा सकती है। अंत में दुनिया भर में चाइल्ड ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन का उभरना सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों की रोती हुई रूहों की कहानी है। ये डिजिटल सेफ्टी और पेरेंटिंग के लिए इतना संगीन चैलेंज है कि अगर अभी एक्शन ना लिया गया तो अगला जनरेशन मेंटली और इमोशनली टूट सकता है। सरकारें, टेक जायंट्स, स्कूल्स, NGOs और पेरेंट्स सबको मिलकर लड़ना होगा। हर पेरेंट को याद रखना चाहिए, आपका बच्चा ऑनलाइन सेफ तभी रहेगा जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे, न कि उसके पीछे।
अगर हम सब मिलकर ये चैलेंज फेस करें तो एक सेफ़र डिजिटल दुनिया बना सकते हैं जहां बच्चे खुलकर सीख सकें बिना डर के। ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये ज़रूरी है आज के लिए, कल के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये लेख लगभग 920 वर्ड्स का है। इसमें दिए गए अंकड़े रीसेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स जैसे NCMEC, IWF और चाइल्ड लाइट पर आधारित हैं।